आंखें बोलती हैं, हाँ गुड़िया, पर मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि बिन बताए उनकी परेशानी तुम कैसे समझ गई थी। कितनी छोटी थी तुम, समझने वाली बात क्या थी। माँ, इंसान की आंखें सब बोलती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। हाँ, यही कारण होगा बड़े लोग अपने जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी की आंखों की तो क्या मुंह से कही बात भी पकड़ नहीं पाते। अच्छा, एक बात बता तुझे, आज चंदा की आंखों में कुछ नजर नहीं आया। वो कितनी थकी हुई, खोई खोई सी काम कर रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। तभी उसकी नजर हम पर नहीं पड़ी। रूबी को सुनकर थोड़ा धक्का लगा। रूबी बर्तन ऐसे मांज रही थी जैसे कुछ खुन्नस निकाल रही हो। जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाजें, एक आध हाथ से छूटकर गिर जाने की टनटनाहट, धीमी धीमी बड़बड़ाहट की गुनगुन झल्लाए तेवर और तेजी से चलते हाथ। रूबी का हाल वही था जो अक्सर कामवाली बाइयों के अचानक से न आने की खबर सुन किसी भी गृहस्थन का हो जाता है। और सोने पर सुहागा तब होता है जब घर में मेहमान भी आए हुए हों। कितना भी पहले बोल कर रखो इन लोगों को, मगर ठीक एंड टाइम पर छुट्टी मारती हैं। 2 महीने से बोल रखा था चंदा को, मई के पहले 2 हफ्ते कोई छुट्टी मत लेना, माँ आ रही हैं। वैसे भी माँ मेरे पास नहीं आती, बड़ी मुश्किलों से राजी किया था कि तभी तो बेटी के पास भी रह जाया करो। बच्चे भी बोलते हैं सबकी नानियाँ आती हैं, एक हमारी ही नहीं आती। तब जाकर पूरे 5 साल बाद आई हैं। सोचा था उनके आने पर चंदा से कुछ एक्स्ट्रा काम करा लिया करूंगी ताकि उन्हें ज्यादा समय दे सकूं, कुछ घुमा फिरा सकूंगी। मगर ये महारानी जी तो अपना काम करने से भी रही। घर कितना गंदा पड़ा है, बर्तन भी मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं। बड़बड़ाते हुए रूबी की नजर बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। घड़ी की सुइयों के साथ उसके हाथों की गति भी बढ़ रही थी। ओह, कितना लेट हो गया, लगता है आरती तक ही पहुंच पाएंगे। रूबी की मम्मी निर्मला जी अपने गृहनगर बरेली से बाहर कम ही आती जाती थीं। वे अधिकतर पूजा पाठ और सेवा कार्यों में ही व्यस्त रहती। मुंबई तो जैसे उन्हें दुनिया का दूसरा कोना लगता, इसलिए बेटी दामाद के लाख आग्रह के बाद भी उन्हें टाल दिया करती थीं। वैसे भी मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी और उमस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी इस बार आ गई थी। रूबी बहुत कोशिश करती कि उन्हें कहीं घुमा लाए, मगर भीड़ से उनका जी घबराता था। आसपास की ही सोसाइटी में रूबी की एक पुरानी परिचिता स्मिता के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। निर्मला जी वहां जाने के लिए तैयार हो गईं। रूबी ने वहां समय से पहुंचना तय किया था, मगर सुबह उसकी बाई चंदा का फोन आ गया कि उसे बहुत जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है, अतः वह 2 दिन काम पर नहीं आ पाएगी। फोन सुनकर रूबी का जो हाल हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे वही समझ सकता है जो ऐसी मुसीबत से गुजरा हो। रूबी का मन तो किया आज ही निकाल बाहर करे चंदा को, पर कैसे? आज से पहले तो उसने ऐसा धोखा कभी नहीं दिया। पैसे तो काट ही लूंगी, पर कैसे काट सकती हूँ? महीने की 2 छुट्टियां तो मान्य हैं, मगर कुछ माँ के आने का तो लिहाज करती। उसकी बड़बड़ जब निर्मला जी के कानों में पहुंची तो वे रूबी को समझाने आ गईं। क्यों इतना खून जला रही हो गुड़िया, ऐसा क्या गजब हो गया? वो भी इंसान है, बाल बच्चों वाली है, क्या उसे कोई जरूरी काम नहीं हो सकता? काम का क्या है, वापस आकर हम दोनों निपटा लेंगे। चल अब तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ, उसे पीकर रिलैक्स हो और आराम से तैयार हो जा। माँ के समझाने पर रूबी उखड़े मन से ही सही, मगर मुस्कुरा पड़ी। दोनों जब पूजा में पहुंचे तो आरती ही चल रही थी। रूबी को पूजा हॉल में प्रवेश करते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई। जब कोई उसके घर ऐसे सीधे आरती में पहुंचता था तो वह मन ही मन चिढ़ती थी। लो आ गए सीधा प्रसाद खाने, और अब वही ऐसे आई है। स्मिता क्या सोचेगी? आरती के बाद भोजन का आयोजन था और उसके कुछ देर बाद सुंदरकांड शुरू होना था। भोजन के लिए बाहर एक अलग पंडाल की व्यवस्था थी। स्मिता को बधाई और गिफ्ट देकर रूबी और निर्मला जी ने लंच की प्लेट लगाई और पंडाल के एक कोने में सही जगह देखकर बैठ गए। खाना खाते हुए यूं ही रूबी की नजर हवा से हिल रहे पर्दों के बाहर चली गई तो वह चौंक पड़ी। अरे ये क्या, चंदा यहाँ? बाहर उसकी बाई चंदा बैठी बर्तन मांज रही थी। ये देख रूबी के भीतर यकायक जो ज्वालामुखी फूटा। यदि उसका लावा बाहर आ जाता तो चंदा के साथ साथ सभी बर्तन भांडे भी बहाकर ले जाता, मगर रूबी कैसे बहने देती? सामने उसकी माँ जो बैठी थी
माँ के सामने अपनी छवि कैसे खराब होने देती कि उसकी इतनी समझदार, मैच्योर, टफ बेटी एक बाई के धोखे से हिल गई। खैर रूबी ने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्लेट में बचा खाना लगभग निगला और स्मिता के पास जाकर बातचीत करने लगी। यार स्मिता, एक बात तो बता, ये जो मेड बाहर बर्तन मांज रही है, ये तेरी परमानेंट मेड है क्या? अरे नहीं, ये मेरी मेड की पहचान वाली है। मुझे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा कामों के लिए एक मेड चाहिए थी, तो वह इसे ले आई। भली औरत है, सुबह से चुपचाप काम कर रही है, जो बोलो कर देती है। अच्छा, कितना लेती है एक दिन का? अच्छी है तो मैं भी कभी आगे बुला सकती हूँ। रूबी अनजान बनकर पूछने लगी। 500 पर डे पर बात हुई है। सुबह 6 बजे आ गई थी, रात तक रहेगी। इसने मेरी समय पर बड़ी मदद की, इसलिए सोच रही हूँ कल जाते समय कुछ खाना पीना और एक साड़ी दे दूंगी। रिश्तेदारों को बांटने के लिए थोक में मंगाई थी, कुछ बच गई हैं। स्मिता अपनी धुन में बोलती जा रही थी, मगर रूबी के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वाह, मेरे यहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ अपनी जेब गरम कर रही है। 2 दिन में 1000 कमा लेगी। आए तो वापस एक बार बताती हूँ इसे। रूबी का मन ही मन भुना भुनाना शुरू हो गया। सुंदरकांड शुरू हो चुका था। लंका दहन की चौपाइयां पड़ी जा रही थीं। उधर रूबी के भीतर सुलगी आग में भी लपटें उठ रही थीं। 3 साल में कितना ख्याल रखा उसका। पिछले महीने बीमारी में हफ्ते भर की छुट्टी दी थी। बाकी सब पैसे काटती हैं, मगर मैंने कभी नहीं काटे। अपने बेटे के बर्थडे पर उसके बच्चों के लिए भी केक, चॉकलेट भिजवाती हूँ। काम बाद में शुरू करवाती हूँ, पहले चाय पिलाती हूँ। हर दूसरे महीने एडवांस पैसे ले लेती है। अभी भी 2 महीने का एडवांस ले रखा है। बड़ा बेटा भी कमा रहा है, फिर भी पैसों के लिए इतनी हाय हाय। मुझसे झूठ बोला। रूबी मन ही मन बुदबुदा रही थी। हनुमान जी लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ सागर में डुबोकर बुझा चुके थे, मगर रूबी के हृदय की आग अभी भी नहीं बुझी थी। वह मन ही मन निर्णय कर चुकी थी कि कल से ही दूसरी बाई देखेगी और अपने पैसे वापस लेकर उसे बाहर करेगी। बेटी का ये हाल निर्मला जी समझ रही थी, मगर यहाँ कुछ भी कहना सुनना बेकार था। खैर दोनों घर पहुंचे तो निर्मला जी हल्की फुल्की बातचीत कर बेटी का मन बहलाने का प्रयास करने लगी। कुछ रिश्तेदारों की गप्पे, कुछ बचपन के किस्से पर। रूबी अभी भी नॉर्मल नहीं थी। तभी निर्मला जी ने अपने मोबाइल पर फोटो गैलरी खोली और रूबी को दिखाने लगी। इतनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखकर रूबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे माँ, ये फोटो मोबाइल में कैसे? मुझसे भी शेयर करो ना। हाँ हाँ करूँगी, पूरी एल्बम है मेरे मोबाइल पर। जरा देख तो ये वाली फोटो, कैसी लग रही है तू इस फ्रॉक में? और ये पापा के साथ आइसक्रीम खाते हुए खा कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। निर्मला जी हंसते हुए बोली, और ये वाली तो गजब है, नौकर के साथ वो घोड़ा बनकर तुझे पीठ पर सवारी करा रहा है। तब तू 5-6 बरस की रही होगी।